अरे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। एसएससी जीडी टारगेट 2025 2025 एक बहुत ही बेहतरीन श्रृंखला आप लोगों के लिए शुरू किया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, ये अगर आप रेगुलरली इन डीटीएस को एग्जाम हॉल में बैठ के हल कर रहे हैं, उसके बाद आप इसके सॉल्यूशन पे जा रहे हैं, 100% आपका मैथ्स 40/40, 20 क्वेश्चन है, 20 के 20 आपके राइट हो जाएंगे। इसके अलावा और कुछ अब बचा ही नहीं है, ये मान के चलेगा। एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंट आपके पास मिल रहा है, तो इस टेस्ट सीरीज को कंटिन्यू रखिएगा आप लोग। और अब लास्ट का जो टाइम है, थोड़ा सा एफर्ट और डालिएगा। अब ज़्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा इंप्रूव और कर दीजिएगा, एकदम रिलैक्स माइंड होके, है ना। लास्ट में पीछे नहीं हटना है, थकान महसूस नहीं करनी है, थोड़ा सा अपने आप में और इम्प्रूव करना है, ताकि जो बचा हुआ टाइम है इसमें आप जी जो भी चीज़ें बची हुई है उन सबको बहुत इजी वे में हासिल कर पाओ। जो भी थोड़ा बहुत भी डाउट है उस चीज़ को आप क्लियर कर पाओ। चर्चा करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। अपन लोग आपके सामने दे रखा है, एक संख्या n जिसे एक भाजक d से विभाजित किया जाता है, रिमाइंडर 52 आता है। बोल रहा है संख्या 7n है। ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों, पहले संख्या n थी, अब संख्या 7n हो गई। इसका मतलब संख्या 7 गुना हुई है, तो रिमाइंडर भी 7 गुना होगा। इसका मतलब अब जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 52 × 7। 52 को 7 से गुणा किया, बोलो कितना आएगा? रिमाइंडर 364 आएगा। कंफर्म है? क्वेश्चनों को समझते समय इजी वे में एक एक चीज को क्लियर करना है। संख्या को 7 गुणा किया है, रिमाइंडर भी 7 गुणा होगा। बोल रहा है जब 7n को d से विभाजित करता है तो रिमाइंडर 4 बचता है। बचना क्या चाहिए था? 364, लेकिन 4 बचा। तो मेरे प्यारे बच्चों, 364 में से 4 घटा दो। इसका मतलब पूरा पूरा भाग किस में जा रहा है? 360 में भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो डी का मान 360 हो गया। डी का मान क्या हो गया? 360 है। वह संख्या 360 है। क्वेश्चन बोल रहा है डी के कितने मान संभव है। मेरे प्यारे बच्चों, डी के कितने मान संभव है, इस लाइन का मतलब ये हो गया है कि वैसे तो गुणनखंड ज्ञात करना है, टोटल कितने गुणनखंड है, लेकिन ध्यान रहे वो गुणनखंड 52 से बड़ी वाली संख्या होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप एक बार बताओ, गुणनखंड 360 का 52 से कम हो गया, जैसे मान लो 40 है, 40 360 का एक गुणनखंड होता है, लेकिन 52 में भाग देंगे तो शेष 12 बचेगा, 52 नहीं बचेगा। तो वो फैक्टर 52 से बड़ा होना चाहिए। तो डी के कितने मान संभव है? तो 360 में 360 का भाग जाएगा, 180 एक फैक्टर हो जाएगा तो भी 52 बचेगा। और कितना हो जाएगा आपके पास? 90 हो जाएगा। और 90 के अलावा 360 की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। और 72 के अलावा कितना हो जाएगा? सॉरी, 120 बच गया ना, 60 हो जाएगा, 120 में तो बच गया, 120 हो गया। 1 2 3 4 5 और 6 मान संभव है। क्योंकि अब 40 भी होता है, लेकिन 40 52 में भाग देंगे तो 12 बचेगा। तो वो फैक्टर 52 से ऊपर वाले बड़े वाले ही होने चाहिए। ठीक है, तो ये 6 हो जाएगा आपका मान। बोला इसका इकाई का अंक बताइए। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बार ऐसा पैटर्न बताया है, अगर फैक्टोरियल में वैल्यू प्लस है तो फैक्टोरियल 5 या 5 के बाद सबका इकाई अंक 0 होता है। फैक्टोरियल 1 का मान 1, फैक्टोरियल 2 का मान 2, फैक्टोरियल 3 का मान 6, फैक्टोरियल 4 का मान 24 और फैक्टोरियल 5 के बाद सबका मान 0 आ जाएगा। इन सबको जोड़ेंगे 33, इकाई का अंक है 3, आपका राइट आंसर। क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 44 और 64 है। मेरे प्यारे बच्चों, आपके पास एचसीएफ है 44, एलसीएम है 264। बोल रहा है यदि एक संख्या को 2 से भाग दिया तो भागफल 44 आया। संख्या में 2 का भाग गया, भागफल 44 आया। इसका मतलब संख्या क्या है? 88। भाई 88 में 2 का भाग देंगे तो 44 आएगा। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, एक संख्या क्या है? 88। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम होता है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर 44 गुणा 264।
दूसरी संख्या पूछा है मेरे प्यारे बच्चों, 88 का भाग लग जाएगा, 44 का भाग 2 बार, 264 में 2 का भाग गया। बोलो दूसरा नंबर कितना हो गया? 132 हो गया यार। मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बहुत सिंपल सी गणना। इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, ये है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बाहर माइनस क्या बचा हुआ है, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खत्म हो जाएगा। ध्यान देना मैं बताऊं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होगा आपके पास। इधर लिख देता हूं मैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। माइनस को हटा दीजिएगा एक बार, इसको करेंगे तो क्या आएगा वैसे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab आएगा, लेकिन ये माइनस गुणा होगा। देखो बट्टा की मैं बात करूं, 943 का डबल है, इसका मतलब ये 2a हो गया। 864 का डबल है, इसका मतलब ये 2b हो गया। क्या बट्टा में 4ab बच गया क्या? अरे बट्टा में क्या बच गया यार? 4ab बच गया। ये माइनस का ए स्क्वायर कैंसिल, ये बी स्क्वायर भी माइनस का होगा कैंसिल, ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस 2ab, 2ab 4ab बटा 4ab। बोलो क्या आंसर हो गया? एक आपका राइट आंसर हो गया, 4ab प्लस है 4ab। मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन दे रखा है, पृथ्वी के पास नाशपति और आड़ू 10:13 में, सेलिनी के पास 7:9 में, विक्रम के पास 5:7 में, किसके पास नाशपति और आड़ू अधिक अनुपात में है? मेरे प्यारे बच्चों यही सेम क्वेश्चन ऐसे आता है, 10:13, 7:9, 5:7 में कौन सा अनुपात बड़ा है? यही संख्या ऐसे आता है 10/13, 7/9 और 5/7 में कौन सा मान ज्यादा है? तीनों एक ही क्वेश्चन है। सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वी के पास। देखो पृथ्वी के पास आपके पास है 10:13, 10/13। अनुपात का मतलब बटा हो गया यार। सेलिन के पास हो गया 7:9, 7/9। और मेरे प्यारे बच्चों विक्रम के पास जो है, विक्रम के पास हो गया 5:7, 5/7। भाग लगा लो पॉइंट के बाद मैक्सिमम 2 अंकों तक। 10 में 13 का भाग नहीं गया, 100 बनाएंगे तो ये पॉइंट लग गया 13 7 91। शेष कितना बच गया? 9 90। 90 में भाग देंगे 13 गुणा 6 78, 0.76। पॉइंट के बाद 2 मान सफिशियंट है। 7 में 9 का भाग देंगे तो 70 में देंगे तो 9 7 63, सॉरी 9 7 63, फिर 7 बचा 70, 9 7 63 सफिशियंट है 2 मान। देखो 0.7 है, ये 0.77 बड़ा हो गया। 5 को मतलब 50 बनाएंगे, 7 गुणा 7 49, रिमाइंडर बचा 1, 1 को 10, 7 एकम 7। बोलो कौन सा मान बड़ा है? सेलिनी वाला मान बड़ा है। तो किसके पास है? सेलिनी के पास ज्यादा है यार। सिंपल सी थ्योरी। आगे क्वेश्चन दे रखा है, एक कंपनी में 42 कर्मचारी हैं, 27 कर्मचारियों का औसत वेतन 4100 है। ध्यान देना, 27 कर्मचारी हैं जिनका औसत वेतन 4100 है। 27 को 4100 से गुणा करेंगे, 0 0, 27 एकम 27 7, कैरी 2 बन गया, 27 गुणा 4 कितना हो गया? 108। 108 में 2 जोड़ेंगे 110। बोला 13 कर्मचारियों का औसत, 13 कर्मचारियों का औसत वेतन 6100 रुपये है। मेरे प्यारे बच्चों 0 0, 13 गुणा 1 13 और 13 गुणा 6 78 और 1 79 हो जाएगा। 13 गुणा 6 78 और 79। बोला सभी कर्मचारियों का वेतन 7200 है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, सभी का वेतन 7200 है तो टोटल कितने हैं यार? 42 है। टोटल कितने हैं? 42 है। सबका 7200 है, 42 गुणा 7200 से गुणा कर दो। 42 को आप 7200 से गुणा करना चाहोगे, 0 0, 42 गुणा 2, 42 गुणा 2 84,
रिमाइंडर आए हैं, सॉरी आपके पास असल के लिए कितना बच गया, आपके पास 8 बच गया। 42 को 7 से गुणा करेंगे, 7 गुणा 2 14, 294 हो गया आपके पास। 294 में 8 और जोड़ देंगे, 302 हो गया। अब ये सभी का योग है, आप इनका योग ज्ञात करो। देखो आपके पास सभी का योग आ गया 3,02,400। इनका योग आएगा 0 0, 7 और 3 10, ये हो गया 0, 7 और 1 8 और 1 9, और ये बन गया 1। ये आप घटा दीजिएगा, घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0 0 4 2 1 1, 1,12,400, ये 2 का ही बचा है क्या। अब इनका औसत चाहिए, तो 1,12,400 का आधा 56,200 हो गया। 56,200 आपके पास एवरेज हो गया। क्वेश्चन बोल रहा है 3 व्यक्तियों की आयु का वर्तमान आयु का अनुपात 3:5:7 है। मेरे प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो अनुपात है 3:5:7 है, ये कौन सी आयु का अनुपात है, ये वर्तमान आयु का अनुपात है। क्वेश्चन बोल रहा है 6 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 87 था। 6 वर्ष पहले योग 87 था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर अनुपात वर्तमान का दे रखा है तो योग भी वर्तमान का ही चाहिए। तो भैया प्रत्येक की आयु 6, ये 6 साल पहले है, 18 इसमें और जोड़ दो, 87 और 18 कितना हो गया, 105 वर्तमान आयु का योग हो गया है। मेरे प्यारे बच्चों 105 को इस अनुपात में डिवाइड करो, 15 का मान 105 है, 1 का मान है 7, 7 गुणा 3 21, वर्तमान आयु ही पूछा है, ये लो भाई 21 पहले में है, 7 गुणा 3 7 गुणा 5 7 गुणा 7 49, वर्तमान ही पूछा है। मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, रवि ने 50,000 रुपए का निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। रवि जो है, रवि 50,000 रुपए लगाकर एक व्यापार शुरू करता है, ठीक बात है। 6 माह बाद राजू आता है, 6 माह बाद राजू 1 लाख रुपए का निवेश करके व्यापार शुरू करता है। साथ में राजू भी शामिल हुआ, 6 माह बाद आया लेकिन उसने 1 लाख रुपए लगाए। बोल रहा है रवि द्वारा निवेश किए जाने के 1 वर्ष में उनको 63,000 रुपए का लाभ हुआ। पूंजी दिया है, समय दिया है, तो मेरे प्यारे बच्चों लाभ का मतलब रवि की पूंजी गुणा रवि का समय तो 12 है, राजू की पूंजी गुणा राजू का समय तो 6 ही है, 6 महीने बाद आया है। ये लो भैया 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, ठीक है। 12 गुणा 5 60, 12 गुणा 5 60, बोलो अनुपात क्या हो गया, 1:1। क्या दोनों को आधा आधा लाभ मिल जाएगा क्या। तो भैया 63,000 का आधा कितना हो गया, 31,500 रुपये हो गया, 31,500 रुपये हो गए। क्वेश्चन बोल रहे हैं निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में, ध्यान देना, साधारण ब्याज में राशि जो 2 वर्ष में है, वो 2 वर्ष में राशि हो गई मेरे प्यारे बच्चों 8,640 रुपये। और बोल रहा है 3 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में राशि कितनी हो गई, 9,720 रुपये। अब मेरे प्यारे बच्चों ये 8,640 से 9,720 रुपये तक जो बढ़ा है वो क्या बढ़ा है, ब्याज ही बढ़ेगा। अरे मूलधन तो सेम ही रहेगा ना। तो भैया आप इसको देखो ये कितना ज्यादा आया है, और वो 1 वर्ष का ब्याज ही आया है। भाई मूलधन तो फिक्स है आपके पास। तो मेरे प्यारे बच्चों आप 8,640 से 9,640, 1,000 रुपये तो वो हो गया, और 80 रुपये वो हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या ये 1,080 रुपया ब्याज आया है क्या। भाई आपके पास जो वैल्यू दे रखा है, वो वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आपके पास दे रखा है कि 9,000, आपके पास वैल्यू दे रखा है 720। ये 3 वर्ष का मिश्रण है। 2 वर्ष का मिश्रण दे रखा है, वो दे रखा है आपके पास 8,640। तो 9,720 से ये जो बढ़ा है 8,640 जो बढ़ा है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये 8,640 जो बढ़ा है वो ब्याज ही तो बढ़ा है। 1,080 रुपये ब्याज आया है, आपको धनराशि और दर पूछा है। अब यार एक बार बताओ, आपको प्रिंसिपल ज्ञात करना है, ये 2 साल का मिश्रधन है, तो 2 साल का जो मिश्रधन है वो 8,640 है, इसमें से 2 साल का ब्याज घटा दो। 1 साल का ब्याज 1,080,
2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 2160 माइनस घटा दो 0। 14 में से 6 गया, कितना बच गया? 8। ये हो गया 5 4 6480 रुपये। 6480 रुपये, ये दो तो खत्म हो गए। अब मेरे प्यारे बच्चों दर पूछा है, देखो ब्याज आया 1080। 1080 ब्याज किस पर आया? 6480 पर। परसेंट ज्ञात करने हैं, गुणा 100। गणना कर लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, 0 से 0। आई थिंक ये पूरा पूरा 8 बार कैंसिल हो जाएगा। 8 गुणा 8 64। 108 को अगर 8 से गुणा करेंगे अपन, तो 108 को 8 गुणा 8, सॉरी कटेगा नहीं है ना, वो तो 648 आ गया ये ना। तो अपन एक काम करते हैं, अपन यहाँ भाग लगा लें। 8 का तो जान ही रहा है, 4 का भाग लगाएंगे। 16 गुणा 4 64, 4 का भाग गया 162 बार। 4 गुणा 2 8, 4 का भाग, ठीक है, शेष बच गया 2। 27 बार भाग चला गया। और मेरे प्यारे बच्चों 27 गुणा 6 162 होता है। 100/6, 16 सही 2/3% आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन बोल रहा है ए और बी अपनी आय का 60% और 75% खर्च करते हैं। ध्यान देना, बात करते हैं ए के बारे में, बात करते हैं बी के बारे में। देखो ए 60% खर्च कर रहा है, 60% 3/5। इसका मतलब ए का जो खर्चा है वो 3 रुपया है। अगर खर्चा 3 रुपया है तो उसकी सेविंग कितने रुपए हो जाएगी? 2 रुपये हो जाएगी। 60% आय का खर्च कर रहा है, ए खर्च कर रहा है। बी 75% खर्च कर रहा है, बी का खर्चा 75% है। इसका मतलब 3/4, 3 रुपये खर्च कर रहा है तो 1 रुपये बचा रहा है। ठीक है, आगे बोल रहे हैं एक की बचत बी की तुलना में 20% ज्यादा है। एक की बचत बी की तुलना में 20% ज्यादा है। इसका मतलब बी की बचत 5 है तो ए की बचत 6 हो जाएगी क्या? ठीक है, अब एक चीज देखो, यहां से यहां ए की बचत कितनी है? 2। ओ सॉरी, यहां ए की बचत कितनी है? 6। क्या 2 का मान 6 के बराबर है क्या? 1 का मान 3 हो गया। अरे 1 का मान कितना हो गया? 3 हो गया। तो भैया 2 का मान आपके पास 6 है, 1 का मान 3, 3 गुणा 3 9 हो गया। मेरे प्यारे बच्चों यहां से देखिएगा, यहां से बी की बचत 1 है। बोलो 1 का मान किसके बराबर है? क्या 1 का मान 5 के बराबर है क्या? 1 का मान 5 के बराबर है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप यहां ध्यान दीजिएगा, 1 का मान 5 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। एक की खर्चा 9, बचत 6, इनकम 15। एक की इनकम 15। अब मेरे प्यारे बच्चों ए और बी, इनकी इनकम की बात करें, एक की इनकम 15 है और बी की इनकम 15 और 5 है 20 है। क्वेश्चन बोला है एक की आय 20 से कम कितने प्रतिशत है? क्या ए वाली आय 20 से 5 कम है क्या? 5 कम किस से है? 20 से कम है। परसेंट ज्ञात करने हैं, गुणा 100। 20 का भाग 5 बार, 5 गुणा 5 है, 25% कम है। देखो क्वेश्चन दे रखा है, रमेश ने कुछ पैसे उधार लिए और पहले वर्ष के अंत में 4,565 रुपये, दूसरे वर्ष के अंत में 4,534 रुपये का भुगतान किया। यदि चक्रवर्ती ब्याज की दर 10% है, मेरे प्यारे बच्चों 10% का मतलब 1/10। इसका मतलब पहले साल का मूलधन 10 है तो वो चुकाएगा कितने रुपये? 11 रुपये। दूसरे साल का मूलधन 10 का स्क्वायर 100, चुकाएगा कितना? 121 रुपये। अब मूलधन की गणना, पहले वर्ष में यहां 11 चुकाए, 11 का मान 4,565 रुपये। तो 1 का मान 11 गुणा 4 44, शेष बचा 1 6, 11 एकम 11। बोलो 1 का मान 415 हो गया क्या? अगर 1 का मान 415 है, 415 गुणा 10, बोलो पहला मूलधन कितना हो गया? 4,510 रुपये। ठीक है,
दूसरे वर्ष के अंत में 121 चुकाएगा। 121 का मान किसके बराबर है? 6534 के बराबर है। तो भैया एक का मान 6534 में 121 का भाग देंगे। गणना करो, 11 का भाग दे लो, ये तो गया 11 बार। 11 गुणा 5 55, शेष बचा 10 103, 11 9 99, शेष बचा 4 44। 11 का भाग लगाओ, 11 गुणा 5 55, 4 54, एक का मान 54 है। 54 गुणा 100, बोलो कितना रुपये? 5400 रुपये हो गए। मेरे प्यारे बच्चों जोड़ेंगे, कहीं गणना मिसप्रिंट कर लिया क्या अपन ने? ये आपके पास आ गया यहाँ पर 11 गुणा 4 44, शेष बचा 4, शेष बचा 1 6, 11 एकम 11, शेष बच गया 5। ठीक है, ये आपके पास यहाँ पर जो वैल्यू आ गई वो वैल्यू तो आपके पास 415 आ गई। ठीक है, यही वैल्यू आपके पास डेफिनेट आ जाएगी आपके पास। दूसरे वाले में अपन बात करना चाहें, अगर दूसरे वाले में अपन लोग बात करना चाहें तो मेरे प्यारे बच्चों दूसरे वाले में आपके पास ये वैल्यू सही है 11 गुणा 4, तो ये हो जाएगा आपके पास 5400 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब आप इनको जोड़ लेंगे। ठीक है, आपके पास जो वैल्यू आई है उस वैल्यू को अपन जोड़ लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों जोड़ने पर जो वैल्यू आएगा, अच्छा ओ ये 415 आ रखा है, यहाँ मिस्टेक कर रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, 10 का ही तो मान ज्ञात करना था, तो ये 415 था, तो ये 4150, क्योंकि ऑप्शन में लास्ट में 10 कहीं नहीं था। तो अब इसको जोड़ेंगे तो ये आ गया 0559, 9550, 9550। भाई 415 गुणा 10 है तो 4150 रुपये आ जाएगा। ठीक है, चलिए प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एक कार्य को 4 दिन में कर सकता है, बी उसे 8 दिन में कर सकता है। देखो ए तो कर रहा है 4 दिन में, बी कर रहा है 8 दिन में, लघुत्तम आया 8, 4 का भाग 2, 8 का भाग ए। बोल रहा है ए कार्य शुरू करता है, अल्टरनेट काम करते हैं। अल्टरनेट का मतलब पहले दिन ए करेगा, शुरू ए कर रहा है, दूसरे दिन बी करेगा, वापिस तीसरे दिन ए आएगा, चौथे दिन बी आएगा। तो पहले दिन ए 2 करेगा, दूसरे दिन बी 1 करेगा। कहने का मतलब मेरे प्यारे बच्चों 2 दिन में 3 काम हो गया। अगले 2 दिन में फिर 3 काम होगा, तो 2 गुणा 2 दिन कितने हो गए? 4। 4 दिन में कितना काम हो गया? 6 काम हो गया। अब होना तो अगले 2 दिन में फिर 3 काम है, लेकिन काम 2 ही बचा है। तो मेरे प्यारे बच्चों 5वें दिन कौन करेगा? ए। ए एक दिन में 2 काम करता है, बोलो 6 और 2 8, पूरा पूरा 1 दिन लग गया। मेरे प्यारे बच्चों समय कितना लग जाएगा? 5 दिन आपका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों ऊपर नीचे परिमेयकरण कर लो। बोलो परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर तो क्या जाएगा? √7 प्लस √3, क्या बट्टा में 4 बच जाएगा? सिंपल सी थोड़ी भाई, ऊपर नीचे परिमेयकरण संयुग्मी कॉन्जुगेट लेंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी बच गया। अब √7 का मान दे रखा है, √3 का मान दे रखा है, उनको जोड़कर 4 का भाग लगा दो। √7 का मान ये है, √3 का मान ये है, 1.732 को जोड़ दो तो 7 अपनी जगह, 5 और 2 7, 4 और 3 7, ये हो गया 6 7 13, लग गया पॉइंट। ये हो गया 4.3 में आपको 4 का भाग देना है। 4.377 में आपको 4 का भाग देना है। ठीक है, देखो 4 का भाग गया, एक बार पॉइंट लग गया, फिर 3 में भाग गया, भाग नहीं गया, 7, तो पहले क्या लग जाएगा भाई? 3 लिया, भाग नहीं गया, तो भैया ये आएगा 0.9, 1.0944 आपके पास आंसर आ जाएगा। गणना बहुत सिंपल है, थोड़ा सा बस लैंग्वेज का ध्यान दीजिएगा, इजी वे में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके पास वैल्यू दे रखा है, वो वैल्यू इस प्रकार से दे रखा है कि आपके पास जो वैल्यू आ रहा है कि एक ट्रेन है 600 मीटर भूमि की सुरंग को 54 सेकंड में पार करती है। पहली कंडीशन, अगर ट्रेन ने सुरंग को पार किया है तो दूरी आएगी ट्रेन और सुरंग उस टनल की लंबाई का योग। बोला ये 36 सेकंड में 350 मीटर लंबे पुल को पार करती है। अब देखो सबसे पहले आपके पास आ गया ट्रेन,
और सुरंग। क्वेश्चन ये बोल रहा है 600 मीटर भूमि की सुरंग, ये 600 मीटर में इस ट्रेन की लंबाई को जोड़ेंगे, सुनना इसको पार करने में 54 सेकंड लगे। बोला ये 36 सेकंड में 350 मीटर लंबे पुल को पार करती है। अब मेरे प्यारे बच्चों, ट्रेन पार कर रही है, वो ट्रेन पार कर रही है पुल को, कितने मीटर लंबे पुल को? 350 मीटर लंबे पुल को पार करती है। इसका मतलब ट्रेन ने खुद के साथ पार किया, कितने सेकंड में पार किया है? 36 सेकंड में पार किया है। अब मेरे प्यारे बच्चों, एक छोटी सी बात कॉमन ध्यान देना, दोनों में ट्रेन की लंबाई तो है ही है। देखो 600 से 350 हो गया, लंबाई कितनी कम हुई? 250 मीटर, क्योंकि समय कितना कम लगा है। इसका मतलब ट्रेन 18 सेकंड में 250 मीटर की दूरी तय करती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चाल बराबर दूरी बटा समय, 250 बटा 18, ये चाल हो गई मीटर प्रति सेकंड में। या आप इसको ये भी बोल सकते हैं 125 बटा 9 मीटर प्रति सेकंड, ये चाल हो गई। 125 बटा 9 मीटर प्रति सेकंड क्या होगी? इसकी चाल हो गई। ठीक है, अब किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 125 बटा 9 को 18 बटा 5 से गुणा करेंगे, ये गया 2 बार, 5 का भाग 25, ट्रेन की चाल आएगी 50 किलोमीटर प्रति घंटा। पहला गलत है। हाँ, ट्रेन की लंबाई, ये तो गलत हो गया। ट्रेन की लंबाई देखो, ट्रेन की चाल 125 बटा 9 है, पुल को 36 सेकंड में पार करिए, 36 से गुणा कर देंगे आप, 36 से गुणा करेंगे, सुनना बात को, 9 का भाग 4 बार, 125 को 4 से गुणा किया, 500 मीटर ट्रेन और पुल की लंबाई आई है, उसमें से पुल की लंबाई 250 है। 500 में से 250 घटा दीजिएगा, 500 में से 250 घटाएंगे तो ट्रेन की लंबाई 150 नहीं बचेगी, ट्रेन की लंबाई 250 ही बचेगी। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 भी गलत है और स्टेटमेंट यहाँ 2 भी गलत हो जाएगा। या आप ऐसे ज्ञात कर लो, इसको ऐसे भी ज्ञात कर लीजिएगा आप इसको। ओ सॉरी, हाँ, पुल की लंबाई 350 है और 250 तो ये था, पुल की लंबाई 350 है तो ट्रेन की लंबाई आ गई 150। 150 स्टेटमेंट 2 सही है, ओनली स्टेटमेंट 2 सही है। ये तो 250 तो ये था, पुल की लंबाई 350 है। आप दो तरीके से ज्ञात कर सकते हो, दोनों तरीका। 125 बटा 9 चाल को 36 से गुणा कर दो, आपके पास 500 मीटर आया, 500 में से 350 घटा दो, पहला तरीका। दूसरा तरीका, 125 बटा 9 को किस से गुणा कर दो? आप 54 से गुणा कर दो, 6 आएगा और ये कितना हो जाएगा? 750। 750 माइनस 600, 150 मीटर। दोनों से गणना कर सकते हो। एक ठोस लंबवर्ती बेलन के पदार्थ को उसी त्रिज्या वाले एक ठोस शंकु के आकार में परिवर्तित किया गया है। इसका मतलब दोनों का आयतन समान होगा। बेलन को शंकु के आकार में उसी त्रिज्या वाले, इसका मतलब शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच बराबर होगा। अब देखो त्रिज्या समान है, पाई से पाई कैंसिल, त्रिज्या समान है, त्रिज्या कैंसिल। बेलन की ऊंचाई 8.8 है, ये हो गया h/3, ये है शंकु, इसकी ऊंचाई h1, इसकी ऊंचाई h2, त्रिज्या दोनों की समान थी। ये दे रखा है क्वेश्चन ने, बराबर बेलन की दे रखा है 8.8। क्या इस h1 का मान 8.8 को 3 से गुणा कर देंगे, 26.4 सेमी, 26.4 सेमी। बड़ा नॉर्मल सा क्वेश्चन था। जब भी एक आकृति को पिघलाकर दूसरी आकृति बनाई जाए, आयतन समान होगा। 35 की पावर 29 को 10 का भाग देना है। जब भी किसी संख्या में 10 का भाग देना है, इकाई का अंक ज्ञात कर लो। इकाई का अंक 5 है, 5 की कितनी भी पावर हो उसका इकाई का अंक 5 है। अगर किसी संख्या का इकाई का अंक 5 है, कुछ भी संख्या रही होगी, उसमें 10 का भाग देंगे, रिमाइंडर 5 ही बचेगा। अरे 0, 1, 5 और 6 का इकाई अंक सेम होता है, ठीक है। अब इकाई का अंक 5 है, कोई भी संख्या होगी 5 ही शेष बचेगा 10 का भाग देने पर। बोला एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के
5/12 पर बेचने पर, अंकित मूल्य के 5/12 पर। इसका मतलब ये हो गया मेरे प्यारे बच्चों, अंकित मूल्य 12 है और पुस्तक को जो बेचा गया है ना, वो बेचा 5 में गया है। बोल रहा है 5/12 पर बेचने पर 50% हानि होती है। मेरे प्यारे बच्चों 50% हानि हो रही है। 50% का मतलब 1/2, 2 रुपये पर एक की हानि हो रही है। 2 रुपये पर एक की हानि हो रही है। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर अगर क्रय मूल्य 2 रुपया है तो हानि 1 रुपये की होगी। अगर हानि 1 की होगी तो बेचेगा कितने में यार? 1 में बेच देगा। अरे बेचेगा कितने में यार? 1 में बेच देगा, यही तो बोल रहा है। ठीक है, पुस्तक के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में अनुपात। अब देखो 1 में बेच देगा, 1 का मान किसके बराबर है? 5 के बराबर है। अगर 1 का मान 5 है तो क्रय मूल्य 5 × 2 10। अरे भाई 1 का मान 5 के बराबर है तो क्रय मूल्य 5 × 2 10। आपसे पूछा गया अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में अनुपात। अंकित मूल्य 12 था, क्रय मूल्य 10 आया, अनुपात हो गया 6:5। अरे भाई 50% आने का मतलब 50 का मान 5 है, 100 का मान 10 हो गया। सिंपल सी गणित है। मोहित और सुमित 66,000 और 84,000 रुपए की निवेश के साथ व्यापार शुरू करते हैं। देखो मोहित ने व्यापार में लगाए हैं 66,000 रुपये और सुमित ने व्यापार में लगाए हैं 84,000 रुपये। यदि वर्ष के अंत में लाभ 11:9 में हुआ है तो मेरे प्यारे बच्चों मोहित का लाभ 11 और सुमित का लाभ 9। पूंजी गुणा समय, मोहित का समय एम मान लो और सुमित का समय एस मान लो, क्या ये बराबर होता है? प्रत्येक की पूंजी गुणा प्रत्येक का समय बटा प्रत्येक का लाभ आपस में बराबर होता है। मेरे प्यारे बच्चों 3 0 दोनों में कैंसिल हो गए। 11 का भाग कितनी बार गया? 6 बार गया। ठीक है, 6 बार गया 11 का भाग, 3 का भाग 3 बार और ये 3 का भाग कितनी बार जाएगा? 28 बार। 3 × 6 18 गुणा मोहित बराबर 28 गुणा सुमित। यहां से मोहित और समय का अनुपात क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, 28:18, 14:9 आपके पास आ जाएगा। 14:9 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत नॉर्मल सा आपके पास बोल रहा है इसका मान 173 है। अब एक बार बताओ, सारी संख्या 299 गुणतीसी है, अगर पॉइंट नहीं होता तो क्या प्रत्येक का मान 73 होता? अरे पॉइंट नहीं होता, इसका मान भी 73 होता, इसका मान भी 73 होता, इसका मान भी 73 होता। वर्गमूल ज्ञात करना है, 2 अंकों पर पॉइंट है, क्या पहले में 1 अंक पे पॉइंट बच जाएगा? वर्गमूल ज्ञात करना है, 4 अंकों पर पॉइंट है, क्या 2 अंकों पर पॉइंट बच जाएगा? 6 अंकों पर पॉइंट है, क्या 3 अंकों पर पॉइंट हो जाएगा? ये लो जोड़ लो भाई। वर्गमूल ज्ञात करते समय जितने अंकों पे पॉइंट है उसके आधे अंकों पे कर लो, जोड़ेंगे 7.3, ओ सॉरी 173 था, 173 था। 173 का मतलब 17.3, 17.3, 1.73, 173 था, 0.173। अब इनको जोड़ लो तो ये हो गया 17.3, 1.73, 0.173, इनको जोड़ेंगे 3, 7 और 3 10 और ये 11 और 1 12, 7 8 और 1 9, 19.203, 19.203 दे रखा है। काफी बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, घबराना नहीं है। देखो एक तंबू एक बेलन के आकार का है और उसके ऊपर एक शंकु स्थापित किया गया है। एक तंबू है, बेलन के आकार का है, बेलन के आकार का मतलब ये कोई तंबू है और क्वेश्चन बोल रहा है इसके ऊपर एक शंकु स्थापित किया गया है। शंकु मान लेना, ये सीधा है ना, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे बना दूं, ये वैसे सर्किल के आकार का ही होता है ना। मान लेना ये सर्किल के आकार की वैल्यू है आपके पास। अरे शंकु कोण सोपटी खाई है सबने
और मेरे प्यारे बच्चों सोपटी का ऊपर वाला भाग एक शंकु ही होता है, ठीक है। बोल रहा है बेलनाकार भाग की त्रिज्या और ऊंचाई 10 और 25 है। बेलनाकार भाग है, उसकी जो त्रिज्या है, ये ऊंचाई तो दे रखी है आपके पास 25 मीटर, ध्यान देना एक सेकंड के लिए। और बेलनाकार भाग की जो त्रिज्या है भैया, त्रिज्या 10 है। देखो ये 10 है तो मेरे प्यारे बच्चों इसी पे रखा गया तो ये भी 10 ही होगी यार। क्वेश्चन बोल रहा है शंक्वाकार भाग के लिए त्रिज्या 10 है, त्रिज्या 10 है और तिर्यक ऊंचाई 15 है, तिर्यक ऊंचाई L होता है, इसका मान दे रखा है 15 मीटर। क्वेश्चन बोल रहा है सिलाई के लिए 20% अतिरिक्त कैनवास लेते हुए इस तंबू के निर्माण के लिए आवश्यक कैनवास की मात्रा। देखो इस तंबू में कैनवास 20% को छोड़ दो एक बार, 20% एक्स्ट्रा लेना है। अब इसका मतलब आपको इस तंबू का क्षेत्रफल चाहिए, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैनवास तो इसके चारों ओर बाहर ही आएगा क्या, तो तंबू का जो क्षेत्रफल आएगा, ध्यान देना, तंबू 20% बाद में देखेंगे, तंबू का जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा मेरे प्यारे बच्चों बेलन का वक्र प्रस्थ प्लस शंकु का वक्र प्रस्थ। अरे यही आएगा, बेलन का वक्र प्रस्थ और शंकु का वक्र प्रस्थ। बेलन का वक्र प्रस्थ 2 पाई आर, आर का मान 10 और एच का मान 25। शंकु का वक्र प्रस्थ पाई आर का मान 10 और एल का मान 15। ये गणना कर लो तो ये आएगा 25 गुणा 2 50, 500 पाई 150, बोलो 650 पाई हो गया क्या, 650 पाई वर्ग मीटर हो गया। आपको कितना परसेंट एक्स्ट्रा चाहिए, 20% एक्स्ट्रा चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों जो कैनवास आपके पास आएगा, जो कैनवास आपके पास आएगा वो 20% एक्स्ट्रा आएगा। अरे तंबू तो वक्र प्रस्थ में तो आएगा, तो कैनवास आ जाएगा 650 पाई, 650 पाई और उसका 20% का मतलब 6/5 हो गया, 5 का भाग गया कितना हो गया 130 हो गया। 13 गुणा 6 78, 780 गुणा पाई का मान 22/7 रख दो भैया, ये आपको गणना करनी है, ठीक है। तो आप इसकी गणना को ऐसे करो, 0 मैं इधर लिख देता हूं रेड से, 0 22 गुणा 8 176 होता है, रिमाइंडर 17 आएगा, कैरी फॉरवर्ड कैरी 17 आएगा, 22 गुणा 7 154 होता है, 154 में 17 और जोड़ेंगे तो 164 171। और अब 7 का भाग लगाओ आप, 7 का भाग देंगे, 7 गुणा 2 14, शेष कितना बच गया है 3 बच गया यहाँ पे 21, 7 गुणा 4 28, ये लो यार 2 4 एक में ही आ रहा है, 2451 एक में ही आ रहा है, तो बाकी क्यों गणना करें अपन लोग, आगे वैल्यू चलती हुई जाएगी, यही आंसर आएगा, ठीक है। ये था मेरे प्यारे बच्चों 62 आपका। थोड़ा सा लास्ट टाइम में अपने आप को ढीला नहीं करना है, कमजोर नहीं करना है, थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट और करना है। और बचे कुछ दिन है, गिनती क्या है, ये मान के चलो कि अब आपकी अग्नि परीक्षा अब शुरू हुई है, तो लास्ट के दिनों में बॉडी को रिलैक्स रखना है, माइंड पे एग्जाम का प्रेशर नहीं होना चाहिए कि एग्जाम खेलते खेलते चुटकियों में निकाल दी जाएगी। माइंड पे ऐसा बिल्कुल प्रेशर नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल हो गया, फ्री माइंड रखिएगा, बस थोड़ा सा अपने आप में इंप्रूव करिएगा, तैयारी मत छोड़ देना है। फ्री माइंड का मतलब एग्जाम का प्रेशर नहीं लेना है कि यार वही सिंपल पेपर आएगा, जो मेरे को आ रहे हैं वही आएगा। ऐसे सोचो कि जो मैंने पढ़ा है, जो मुझे आ रहा है वही आएगा। तो ऐसा थोड़ा सा करके माइंड को रिलैक्स रखिएगा और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिएगा। बाकी पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।